पूर्व विद्यार्थी स्नेह संमेलनाच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित असणारे माझे सर्व पूर्व सहकारी श्री शिवाजी सर, यू नारायण सर, शंकरराव सर, उत्तम सर, मल्लेश्याम सर, गणेश और चंपक पटेल, हे या सर्वांना माझा नमस्कार. तसेच ज्यांनी या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे, पूर्व छात्र स्नेह संमेलनाच्या या कार्यक्रमाचे आयोजन करणारे नरेश जयस्वाल, गजानन, आणखी इतर जे आहे त्यांनाही मी अभिनंदन करतो की एवढा मोठा कार्यक्रम त्यांनी या ठिकाणी आयोजित केला. आणि पुष्कळ वर्ष होऊनही जे लोक आम्हाला विसरलेले असतील असं वाटत होतं, पण आम्हाला शोधून काढून या कार्यक्रमाच्या साठी उपस्थित राहण्यासाठी पूर्वक अभिनंदन करतो. आणि हा कार्यक्रम जो आहे पूर्व विद्यार्थी स्नेह संमेलन हे गुरुपरंपरेचा एक भाग आहे. पूर्वकाळी एक गुरु परंपरा असायची. पुष्कळ वर्षानंतर ज्यांच्या भेटीगाठी होत होत्या त्यावेळी गुरु आणि शिष्य एकत्र यायचे, आपल्या जुन्या आठवणी काढायचे, जुने स्मरण करायचे, आपले अनुभव एक दुसऱ्यांना सांगायचे, आपले सुखदुःख एक दुसऱ्यांना सांगायचे आणि आनंद व्यक्त करण्यासाठी हा कार्यक्रम पूर्वीच्या काळी केल्या जात होत्या. तीच परंपरा आज आमचे जुने विद्यार्थी या ठिकाणी पार पाडत आहे, याचा आम्हाला अतिशय आनंद होत आहे आणि अभिमान होत आहे. या ठिकाणी मराठी मीडियम आणि तेलुगू मीडियम हे दोन मीडियमचे विद्यार्थी या ठिकाणी आहे, पण माझा परिचय मला वाटते जास्त लोकांना या ठिकाणी नाही, म्हणून मी माझा परिचय तुम्हाला माझ्या परीने करून देतो. ऑगस्ट 1975 मध्ये मी जेव्हा पहिल्यांदा जिल्हा परिषद शाळेमध्ये एक मराठी शिक्षक म्हणून आलो, त्यावेळी 9वा वर्ग नुकताच ओपन झालेला होता. मराठीची फक्त 8व्या वर्गापर्यंतची बॅच होती आणि 9व्या वर्गाची सुरुवात झालेली होती. त्यानंतर काय म्हणता येईल की ऑगस्ट 75 ते ऑक्टोबर 98 पर्यंतचा हा माझा इथला सर्व्हिसचा काळ होता. एक प्रदीर्घ पिरियड या शाळेमध्ये मी घालवलेला आहे. अनेक चढ उतार मी या ठिकाणी पाहिलेले आहेत. ज्यावेळी मी या शाळेमध्ये आलो त्यावेळी या शाळेचं स्वरूप एक प्रायमरी शाळेचं होतं, फक्त एक टिनाचं सेट होतं. पण नंतर शिवाजी सर आले आणि शिवाजी सरनी काय केलं तर मराठी मीडियमबरोबरच तेलुगू मीडियमची सुरुवात केली. तेलुगू मीडियमच्या सुरुवात झाल्याबरोबर इथे SSCचं सेंटर सुरू केलं. SSCचं सेंटर सुरू झाल्यानंतर इथं अनेक कार्यक्रम त्यांनी घ्यायला सुरुवात केली. सांस्कृतिक कार्यक्रमाला सुरुवात केली. जे कार्यक्रम इथल्या लोकांना माहीत नव्हते, जे कार्यक्रम इथल्या विद्यार्थ्यांना माहीत नव्हते, त्यांनी इथे हे सर्व कार्यक्रम करून या जवळजवळ 50 वर्षाच्या कालावधीमध्ये एवढं स्वरूप बदलवून टाकलेलं आहे की आज ही शाळा पूर्ण जिल्ह्यामध्ये प्रथम नंबरवर आहे. या शाळेतून जितके विद्यार्थी आजपर्यंत बाहेर गेलेले आहे, हे कोणीही कुठेही भेटले तरी सर नमस्कार करून, अतिशय प्रामाणिकपणा नमस्कार करून, सर मी या ठिकाणी आहो, मी तुमचा विद्यार्थी आहो म्हणून ते आम्हाला सांगतात. त्यावेळी आम्हाला अतिशय अभिमान वाटते, विद्यार्थ्यांचा अभिमान वाटते, विद्यार्थ्यांना शिक्षकाचा अभिमान वाटते. तर ह्या 50 वर्षाच्या काळामध्ये जे चढ उतार या शाळेमध्ये पाहिलेले आहे, तर मी ऑक्टोबर 98 मध्ये नंतर मग प्रमोशनवर इथून निघून गेलो. त्यानंतरचा पिरियड मला माहीत नाही. आणि ही जी बॅच आहे 98-99ची, यातले बरेचसे विद्यार्थी मला ओळखतही नसतील, नाही का. तर मी या सर्वांचे आभार मानतो आणि आम्हाला या सत्कारासाठी आमंत्रित केला या पूर्व विद्यार्थी स्नेह संमेलनाच्या आयोजकांनी, त्यांचे मी आभार मानतो आणि मी माझे 2 शब्द संपवतो. शिवाजी सर गाరు, हेडमास्टर గారు, ఇతర అందరు ఉపాధ్యాయులకు నమస్కారం. విద్యార్థులకు నమస్కారం. ఫస్ట్ మీ అందరికీ థ్యాంక్స్. నేను మీ బ్యాచ్ టైంలో అయినప్పటికీ కూడా గుర్తుంచి నన్ను పిలిచారు, చాలా సంతోషంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇందరివెల్లిలో నేను 3.5 సంవత్సరాలు మాత్రమే పనిచేశాను. కానీ ఈ పనిచేసిన రోజులు మర్చేట్టుగా లేవు.
మరుద్దామని మరవలేము, అంత మంచిది. నేను ఆదిలాబాద్లో ఉండే జాబ్ చేసేవాడిని ఎక్కడున్నా కానీ ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడనే ఉన్నాను. నేను ఇక్కడ ఇల్లు రెంట్కి తీసుకొని ఫ్యామిలీతో పాటు ఇక్కడ ఉండి ఎవ్రీ డే స్కూల్కు స్టార్టింగ్ టైమే తప్ప ఎండింగ్ టైం ఉండేది కాదు. నేను అంతా ఎంజాయ్ చేసేవాడిని ఇక్కడ స్కూల్లో. స్టార్టింగ్ టైం ఉంటే బెలగానే ఇంటికి స్కూల్కి రావాలి. ఎండింగ్ టైం మేము బ్యాడ్మింటన్ ఆడడమే కానీ క్రికెట్ ఆడడమే కానీ బాల్ కనిపించడం బంద్ అయితే మేము ఇంటికి పోవాలి. అప్పటి వరకు స్కూల్లో వదిలే సమయం వెళ్ళలేదు. సో దిట్ వాజ్ ఎ వెరీ నైస్ రిక్రూట్మెంట్ క్లబ్ ఫర్ అస్. అది అలా కాదు, బట్టి స్కూల్ అనే కాదు, మేము విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులాగానే కాకుండా మేమందరం కలిసి ఎంజాయ్ చేసాం. పెద్ద దాన్ని అది డ్యూటీ అని చదువు చెప్పడం కానీ వాళ్ళ డ్యూటీ అని నేర్వడం కానీ అలా లేదు. మేము ఎంజాయ్ చేసాం. టీచర్లు అలానే తర్వాత ఇంకొక మనకి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఇక్కడ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అప్పుడు లేవు. మంచివాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు అందరు విద్యార్థులు నేర్చుకోవడానికి ఒకటి స్కూల్. కాబట్టి మంచి విద్యార్థుల సంఖ్యనే ఎక్కువ ఉండేది. ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే కొంచెం డబ్బు ఉండి కొంచెం మంచిగా ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్లో పంపిస్తున్నారు. కాబట్టి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకుందామన్న ఉద్దేశం ఉన్నవాళ్ళు చాలా తక్కువ అయిపోయారు. అప్పుడు అలా కాదు, చదువుకుందామన్న ఉద్దేశం ఉన్న వాళ్ళు కూడా బడికి వేసేవాళ్ళు, వేరే మార్గం లేదు. కాబట్టి చాలా షార్ప్ స్టూడెంట్స్ ఉండేవారు. వాళ్ళు రకరకాల విషయాలు అడిగేవారు. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు మెప్పించుకుని మేము పిల్లలకు విద్యార్థులకు మాత్రం చెప్తున్నట్టు కాదు, మేము చెప్పింది చాలా కరెక్ట్గా ఉండాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ అందరూ ఇక్కడ మంచోళ్ళు. వాళ్ళు నోట్బుక్ తీసి చూసినా మేమైనా తప్పు చెప్పినా అది చాలా డేంజర్గా ఉండేది కదా. కాబట్టి చాలా ప్రిపేర్ అయ్యి ఎవ్వరు కూడా మా టైంలో ఏదో అలా టపాగా పాఠాలు చెప్పే టీచర్లు ఎవరు లేరు. మా బ్యాచ్ మొత్తం కూడా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బ్యాచెస్. అందరూ కూడా మంచి ప్రిపేర్ అయ్యి పాఠాలు చెప్పేవారు. తర్వాత ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు. కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ నేను ఇంటర్వ్యూకి వచ్చిన తర్వాత ఎంజాయ్ చేసినంత ఎక్కడ ఎంజాయ్ చేయలేదు. ఇక్కడ ఎందుకో కానీ కొంచెం మ్యూజిక్ టచ్ చాలా ఎక్కువగానే ఉంది. నేను ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో ఎంటర్ కాగానే అక్కడ ఏదో టెంట్ వేసుకుని అందరిది పెద్ద పాటలు నడుస్తున్నాయి. అక్కడ పూల మూటలు, పాత పూల మూటల ముందర అక్కడ స్వామి శరణమా రాగానే నేను బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. ఆటలు చేసాము, పాటలు. మనం ఒక వ్యక్తి చాలా ఆనందంగా ఉండాలని ఎప్పుడు అంటాము? ఆటలు పాడుతూ ఆనందంగా జీవితం ఉన్నప్పుడు అంటాము. టీచర్ ఉద్యోగం ఎలాంటిది? ఇందులో ఆటలు తప్పకుండా ఉంటాయి, పాటలు తప్పకుండా ఉంటాయి, కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ తప్పకుండా ఉంటాయి, ట్రిప్స్ తప్పకుండా ఉంటాయి, పిక్నిక్లు ఉంటాయి, ఎక్స్కర్షన్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఎంజాయ్ చేసాం. కాబట్టి టీచర్ వృత్తి అసలు మాకు బర్డన్ ఎప్పుడు అనిపించలేదు. వి టోటల్లీ ఎంజాయ్డ్ అవర్ సర్వీస్. ఈవెన్ ఆన్ ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ మై రిటైర్మెంట్ డే ఐ ప్లేడ్ క్రికెట్ విత్ మై చిల్డ్రన్. లాస్ట్ డే నాడు కూడా రిటైర్ అయిన నాడు కూడా పిల్లలతో క్రికెట్ ఆడే మళ్ళీ దాని తర్వాత ఫంక్షన్కి వచ్చాను. సో చాలా ఎంజాయ్ చేసాం. తర్వాత మీరందరూ కూడా చాలా డెవలప్ అయ్యారు, చాలా మంచిది. తర్వాత మొన్న ఉట్నూరు పోతే ఒక విద్యార్థి చాలా ఫీల్ అవుతున్నాడు, సార్ నేనేం డెవలప్ కాలేకపోయినా, నేను రైతుని మాత్రమే సార్, నేను వ్యవసాయం మాత్రమే చేస్తాను. నేను నా జీవిత సత్యాన్ని చెప్తాను. నాకు లైఫ్లో నేను నమ్మే విషయం, నేను నమ్మేది 3 దేవతలు. ఫస్ట్ దేవత కిసానే, ఫస్ట్ రైతే దేవుడు. మనకు కావాల్సింది గాలి, నీరు, ఆహారం 3 ఇచ్చేది ఆ దేవుడే. ఆ రైతే ఇస్తాడు. కాబట్టి ప్రథమ దేవుడు వాడే. ఫస్ట్ రైతే దేవుడు. మనం అన్ని సంపాదించిన దాన్ని మనం రక్షించేవాడు కావాలి. కిసాన్ రెండవ దేవుడు. మూడవ దేవుడు ఇక విజ్ఞాన్, సైంటిస్ట్. మన జీవితాన్ని ఈజీ చేస్తున్నారు. ఒకప్పుడు మనం ఎలా నడుచుకుంటూ పోయేవాళ్ళం, మనకు వ్యాపారం నడవడానికి వాహనాలు లేవు. వాళ్ళకి అనుకుంటున్నారు కొత్త విషయాలు, కానీ మన లైఫ్ని ఈజీ చేసేస్తున్నారు. తర్వాత దేవదూతలందరూ వీళ్ళందరినీ ఇప్పుడు వ్యాపారస్తులు అంటారు. మా భాషలో వైదిక ధర్మంలో దేవదూతలను అని ఈ వ్యాపారస్తులు అంటారు. ఎందుకంటే ప్రతి విషయం ఇండియాగా తెచ్చిస్తున్నారు. నాకు ఒక బుక్సే కావాలి, నేను బుక్ కొరకు ప్రింటింగ్ ఎక్కడో బుక్స్ తయారు అక్కడికి పోతాను, ఇంటి పక్క షాపులకి వేస్తున్నాడు. ఎవరు తెచ్చిస్తున్నారు? ఆ వ్యాపారస్తులు తెచ్చిస్తున్నాడు. ఏదో పాపం ఒక 2% 3% వ్యాపారంలో వాళ్ళు సంపాదించుకొని అన్ని వస్తువులు మనకు అందించేవాడు వాడు దేవదూతలతో సమానం అని చెప్పేవారు. సో ఏ వృత్తిలో ఉన్నాము, ఏం చేస్తున్నాము ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఎంత జాగ్రత్తగా చేస్తున్నాము అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనస్ఫూర్తిగా చేయండి. ఏ వృత్తి చేసినా ఆనందంగా చేయండి. నా అక్కడి నుంచి ఒక్క రిక్వెస్ట్, ఏ పని చేసినా ఆ పనిలో ప్రతిరోజు ఒక్కడు మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పేటట్టుగా చేయాలి. మీరు ఏం పని చేస్తున్నారో నాకు తెలియదు. ఏ పని చేసినా మీకు ప్రతి ఒక్కడు ఎవడో ఒకడు కనీసం ఒక రోజుకు మీరు చేసిన సాయానికి థ్యాంక్స్ అని అనగలగాలి. అలా పని చేయాలి. ప్రతిరోజు ఒక థ్యాంక్స్ మనం సంపాదించాలి. అది మనకు చాలా ఇస్తుంది.
తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడాలంటే అందరు ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ చాలా ఈజీ అయిపోయింది, చాలా బాగా అయిపోయింది. కానీ నేను మీ దాంట్లో ఎవరిని ఎక్కువ గుర్తుపట్టను ఇక్కడ వచ్చింది. సో చాలా మంచి సందేశాన్ని సార్ అందించాడు. అలాగే మన ఇంద్రవెల్లి గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పాడు. ఎందుకంటే అప్పుడున్నటువంటి ఆ చదువుల విధానం అనేది నిజంగానే చాలా గొప్పగా ఇంద్రవెల్లి అంటేనే ఫేమస్ అన్నట్టు. అప్పుడు శివాజీ సార్ అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి చదువులు ఎలా ఉన్నాయంటే మనం ఒక పద్ధతిగా జీవిస్తున్నాం చెప్పచ్చు. ఓకే, इस भारत के भाग्य विधाता बहुजनों के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, बहुजनों के विद्या के देवता ज्योतिबा फुले, भारत के स्वतंत्र संग्राम के अग्रणी महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, राजगुरु और भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन सभी महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। वैसे ही पुरुष ही नहीं, इस देश में कुछ महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया। वैसे हमारे राजमाता जिजाऊ सावित्री बाई फुले, जिन्होंने लड़कियों के लिए फर्स्ट स्कूल शुरू किया पुणे में। वैसे ही अहिल्याबाई होलकर, झांसी की रानी, ऐसे तमाम माताओं को मैं नमन करता हूँ। और उसके बाद मैं समझता हूँ बोर हो रहा क्या कि जल्दी ख़त्म करना चाहिए, हाँ नहीं? तो बच्चों, अब मैं यहाँ पे आपके गुरु नहीं, मेरे भी गुरु दो बैठे हुए हैं। वो पहले है हमारे हेड मास्टर शिवाजी सर और हमारे खड़ू सर, और साथ ही साथ मेरे कुछ कोवर्कर है और कुछ कोवर्कर नहीं भी है मगर मेरे बराबर के, उसको मैं मेरे कोवर्कर ही समझता हूँ। इन सभी को और हमारे गांव के प्रमुख जो मान्यवर चंपतराव जी आड़ाव, इन सभी को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। और यहाँ पे जमा हुए सभी विद्यार्थियों को मैं नमस्कार करते हुए, साथियों, मैं आपके लिए नया हूँ। मेरे गांव वालों के लिए, मैं इसी गांव का रहने से मुझे बहुत सारे लोग पहचानते हैं, उनके लिए मैं सारी हूँ, मगर कुछ लोग नए हैं। मैं आपके लिए गुरु तो नहीं हूँ मगर गुरु से कम भी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। और इसी गांव में मैं भी 14-15 साल काम किया और रिटायर यहाँ से हुआ हूँ। इसी गांव का कुल निवासी हूँ मैं। मेरा नाम उत्तम कामले है। तो हमारे लग गया है, हम तो अब दिल तो नहीं देंगे मगर तुमको हम आशीर्वाद देंगे, यही हमारा आपके लिए धोखा है। तो बच्चों, आज का ज़माना इतना कॉम्पिटिटिव है कि फुर्सत नहीं है, बोलने की फुर्सत नहीं है। जाते जाते गाड़ी पे हाय 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 बोलते बोलते चले जाते हैं। इतना बिजी हो गया है इंसान, इतना बिजी हो गए हम लोग। फिर भी इतने बिजी शेड्यूल में यहाँ के हमारे नरेश है, गजानंद है और उनके साथियाँ पूरे आप टाइम निकाल के ये कार्यक्रम को बनाया। पाना कल क्या होगा किसने जाना, इसलिए हम चलो मज़ा लेने के लिए आज के दिन यहाँ बैठे, हंसने के लिए, गाने के लिए, एक दूसरे को मिलने के लिए, जो हमारे पुराने जो याददाश्त थे उसको ताज़ा करने के लिए हम आए हैं। तो इसलिए इस मौके पर मैं आपको एक जोक सुनाना चाहता हूँ। शायद आप लोग बोर भी हो गए होंगे सुन के, नहीं? तो जोक के दो प्रकार के जोक होते हैं, एक होता है सॉफ्ट, एक होता है हार्ड।
नहीं तो कौन सा झूठ बोलूं मैं? नहीं नहीं, सभी सयाने हो गए, कोई नादान नहीं है। कोई नादान नहीं है यहाँ पे, सब सयाने हो गए, उनको समझ में आता है, बच्चे नहीं है, इसलिए ये भी ले लो वो भी ले लो। तो ठीक है। तो एक गली में थोड़ा नॉर्मली से समझो, एक गली में एक बच्चे का बर्थडे रहता है एक घर में। तो बच्चे की माँ क्या करती, सभी गली के अपने आसपास के सभी औरत लोगों को घर को बुलाती है, केक वगैरह ला के, चाय पानी करके या कुछ स्वीट छोटा छोटा करके, तभी शेजारी लोग जो बोलते हैं, हम पड़ोस के लोग सभी को बुलाते हैं और सभी औरतों का जमा होते हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे जमा होते हैं। अब औरतों के प्रोग्राम में हम पुरुष लोग तो नहीं जाते, ज़्यादा करके औरत लोगों का काम समझ के वो कर लेते हैं छोटा मोटा कार्यक्रम। ऐसे मौके पे उस कार्यक्रम में उस एक पड़ोस के घर में एक बच्चा रहता है, ऐसा छोटा सा, इससे थोड़ा छोटा बड़ा समझो 3 साल का, जरा तोतला तोतला बोलता है। उसको क्या रहता है कि ये अंटा चूसने की आदत है। ये अंटा जो चूसते हैं बच्चे लोग, अब ख्याल करो, कोई 2 उंगलियां डालते हैं मुंह में, कोई 1 डालता है, कोई 3-3 उंगली भी डालता है मुंह में। ऐसा वो बच्चे को अंटा चूसने की आदत होती है। तो उसकी माँ, वो बच्चे की माँ उसको बच्चे को बोलते थे, अरे बेटा ये अंटा चूसना बंद कर दे, क्योंकि तेरा पेट बड़ा हो जाएगा। ये अंटा चूसना बंद कर दे, तेरा पेट बड़ा हो जाता। वो बच्चा हाँ हाँ बोलता, फिर चूसता, हाँ हाँ बोलता, फिर चूसता। तो उस दिन अपने माँ के साथ वो बच्चा भी उस कार्यक्रम में आया, वो बर्थडे के कार्यक्रम में वो बच्चा भी आया और इधर उधर देखा उसको भी। वहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी आई हुई थी, एक गर्भवती स्त्री वहाँ पे आई हुई थी। ये बच्चे की जो अंटा चूसता था, वो बच्चे की नज़र वो बाई पे गिर गई। जो प्रेग्नेंट बाई है उसके ऊपर ये बच्चे की नज़र गिर गई। तो वो बच्चा क्या करा, अंटा चूसने वाला, वो महिला के पास जाके उसका हाथ पकड़ के क्या बोलने लगा, आंटी आंटी मुझे मालूम है तुम्हारा पेट क्यों बड़ा हुआ, मुझे मालूम है तुम्हारा पेट क्यों बड़ा हुआ, क्योंकि तुम रोज अंटा चूसते हो ना। तो ऐसा है कुछ जो कि पहले बोला करते थे, आज आपको देख के बचपना याद आया, थोड़ी जवानी भी याद आई। मगर ये उम्र में हम तो बोलते हैं कि अरे ये ऐसे बातें करते हैं, और कभी कभी करना चाहिए, हंसना चाहिए, हाँ बोलना चाहिए। इस उद्देश्य से मैंने आपको ये बात सुनाया। और इस मौके पे भले ही मैं आपका गुरु ना भी होते हुए उनको मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, मेरा आदर किया, और उसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। इसलिए मैं अपना सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार अदा करते हुए मैं यहाँ पे मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। परिवारगणों को मेरा हृदयपूर्वक नमस्कार है। ये इंद्रवल्ली के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व विद्यार्थियों का सम्मेलन हुआ है। उसमें सभी हमारे पूर्व गुरुजनों ने मार्गदर्शन किया, उस पर चलना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ संस्कार होना बहुत जरूरी है। मैंने परसों एक अखबार में पढ़ा, नांदेड़ जिले के रायगांव तालुके में एक डॉक्टर साहब थे जो चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट थे। उनको 2 बच्चे थे, उनको भी पढ़ा लिखा कर एक लड़का और लड़की, एक को एमडी बनाया और एक को गायनेकोलॉजिस्ट बनाया। बेटी की शादी भी एक बड़े डॉक्टर के साथ हुई, बेटे की भी शादी डॉक्टर के साथ हुई। वो बाहर देश चले गए। जब तक माता पिता थे, माता जी एक दिन गुजर गई। घर वालों ने उनको सूचित किया कि तुम्हारी मां गुजर गई है, अंतिम संस्कार में आओ।
न बेटी आई न बेटा आया, उन्होंने कह दिया कि आप उनका अंतिम संस्कार कर लो। कुछ दिन बाद वो वृद्ध डॉक्टर वृद्धाश्रम में शरीक हुआ, जहां 4-5 साल बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। फिर वृद्धाश्रम वालों ने बेटे, बहू, बेटी और दामाद को सूचित किया, लेकिन वो चारों भी उनके अंतिम संस्कार में नहीं आए। तो हमको सबसे पहले संस्कार सीखना चाहिए। संस्कार न हो विद्या किसी काम के नहीं है। इसलिए अब यहां मंच पर तो जब यहां तक सिर्फ 7th क्लास तक ही था, हम 8वीं के लिए आदिलाबाद पढ़ने गए। 4-6 महीने के बाद यहाँ 8वीं की कक्षा खुली। जब कड़ू सर आए, मैं उनका विद्यार्थी हूँ, मरुद्रा कड़ू जी का, और शिवाजी सर के साथ भी मैंने जिला परिषद में एक शिक्षा मेंबर के तौर पर काम किया। मुझे उनसे बहुत अनुभव मिला। हमारे गांव के 2 गुरुजन उत्तम राव कामले और गणेश सूर्यवंशी इसी क्षेत्र में है। उनका हृदयपूर्वक मैं धन्यवाद देता हूं। और यहाँ हमारे पूर्व विद्यार्थियों के आमंत्रण को स्वीकार करके आए हुए अन्य शिक्षकगणों को भी हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूं। मुझे इस मंच से आपको एक ही बोलना है, अपने बच्चों को संस्कार सिखाओ, सच्चे भारतीय बनाओ, गुरु शिष्य की परंपरा इसी तरह पालते रहो। तुम कलेक्टर भी होंगे तो तुम्हें एक शिक्षक ने भी पढ़ाया है। और मैं जिला परिषद का ऋणी हूं कि यहाँ मैंने 10th किया, आदिलाबाद में 10th किया, या 8वीं तक शिक्षा ग्रहण की। रेवेन्यू शाखा में मुझे नौकरी मिली। मेरी एक नवासी है, कुमारी अक्षता, इंग्लिश माध्यम में पढ़ती है, जिला इंग्लिश माध्यम से पढ़ती है, और वो एसे राइटिंग में जिले में प्रथम आई है। यह जिला परिषद स्कूल एक अच्छे नागरिक बनाने की कार्यशाला है, और आप सभी विद्यार्थियों के निमंत्रण को मान देकर यहाँ उपस्थित हुए शिक्षकगण, फिर से एक बार आपका मैं शुक्रिया करता हूँ। और मुझे भी आमंत्रित करने वाले पूरे विद्यार्थियों का मैं प्रेम पूर्वक, हृदयपूर्वक धन्यवाद देते हुए मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। मंचासीन सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। और मैं आपमें सबसे छोटा हूँ। मेरा नाम ज्ञानेश्वर है। मैं उस्मानिया विश्वविद्यालय से MA BEd PhD उपाधि प्राप्त कर चुका हूँ। और मुझे पता है मेरे भाई के साथ गजानन भैया, नरेश भाई, प्रवीण, ऐसे कुछ लोग हमारे घर पर आते थे जब मैं छोटा था। उन्होंने एक साइंस फेयर बनाया था। उस साइंस फेयर को देखता था मैं। उनमें उस समय उतना टैलेंट था, लेकिन क्या हुआ, आर्थिक परिस्थिति के कारण हमारी इंद्रवेली के लोग मिडिल क्लास फैमिली से सर उसके लिए आगे नहीं बढ़ पाता, और उनको उस समय सही गाइडेंस किसी ने नहीं दिया। नहीं तो आज भी इन लोगों में ऐसा बहुत टैलेंट है सर। मैं छोटा हूँ लेकिन इन लोगों में सब में टैलेंट है, कुछ ना कुछ कर सकते थे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये तो नहीं कर पाए, लेकिन अपने भविष्य की पीढ़ी के लिए, उनके बच्चों के लिए, जैसा सर ने कहा है कि पैसे, मल्लेश्वरम सर ने कहा है कि पैसे बच्चों के ऊपर खर्च करना वो व्यर्थ नहीं जाता कभी भविष्य में। कभी ना कभी एक दिन आपका बच्चा आपका भविष्य उज्जवल कर सकता है। तो आप आपके बच्चों के ऊपर, जिस तरह से अभी चंपतराव हराव जी ने कहा है कि उनकी नाती, बोले सर आपने, नाती ने इंग्लिश माध्यम में जिला टॉपर किया है,
तो उस तरह से आपके बच्चे भी अभी, क्योंकि हमारे जनरेशन में अभी जो जनरेशन चल रहा है आपके बच्चों का, उसमें क्या है, सब तरफ इंग्लिश हो गया है। यहाँ पर मराठी मीडियम से है और तेलुगु मीडियम से है। मैं भी एक मराठी मीडियम का छात्र हूँ और मेरे गुरु उत्तम सर, शिवाजी सर है और मल्लेशम सर भी थे जब मैं पढ़ रहा था झड़पे के हाई स्कूल में। तो हमारा बैच जो है 2006 का है, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ आपसे। फिर भी मैं अभी हैदराबाद में रहकर एक प्राइवेट स्कूल में हेडमास्टर का काम करते हुए मैं डीएससी के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ और डीएल, जेएल, जूनियर लेक्चरर, डिग्री लेक्चरर के लिए प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपका आशीर्वाद है तो जल्दी ही सफलता मिलेगी मुझे, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद मुझे चाहिए। और मेरे भाई श्रीधर और लक्ष्मण ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। कल ही मुझे फोन किया कि हमारा ऐसा पूर्व विद्यार्थी आत्मीय सम्मेलन का एक प्रोग्राम है, आप आइए बोलकर। तो मैं तुरंत वहां पर से निकला और यहाँ पर मैं आपके प्रोग्राम को अटेंड हुआ। उसी तरह शिवाजी सर ने परसों मेरा एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया था, उन्होंने देखा तो मेरे भाई को फोन किया उन्होंने कि क्या कहा कि ज्ञानेश्वर कौन है, क्योंकि मैं 12 साल से हैदराबाद में ही रह रहा हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पर कोई पहचानता नहीं। और सूर्यवंशी सर यहाँ पर, उनके पास से मैं विद्यालय का काम करता हूँ। उस समय मैं कुछ वर्क बुक्स वहाँ उनके पास से लेकर बच्चों को देता था मैं। और मैं भी अभी सर डीएससी लिखा हूँ, कुछ मार्कों से 1-2 मार्क्स से मेरा चले गया है सर। वैसे प्रयास कर रहा हूँ। आप भी अपने बच्चों के लिए पढ़ने का, उनको पढ़ते रहो बोलना चाहिए, क्योंकि आजकल सबके पास एक चीज है और सब बच्चे जितना आप नहीं जानते उससे ज्यादा आपके बच्चे जानते हैं। उसकी वजह से सोशल मीडिया और इस मोबाइल फोन की वजह से बच्चों की पढ़ाई क्या हो रही है, बच्चे सही तरह से नहीं पढ़ पा रहे। और बच्चे क्या करते हैं, एक बार मोबाइल देते हैं उसमें रील्स देखते रहते हैं। एक कब से हुआ, जब से हमारे पास कोविड आया था उस समय से बच्चों का ध्यान जो है पढ़ाई पर से थोड़ा सा दूर हो गया। उसके लिए आप थोड़ा सा बच्चों को ध्यान दीजिए कि जो 2024-25 या फिर 2021 से अब तक का जो समय है, इस समय में बच्चे सही तरह से नहीं पढ़ पा रहे। थोड़ा सा अगर आप आपके बच्चों के ऊपर ध्यान देंगे तो भविष्य उनका उज्जवल होगा, उसके साथ साथ आपका भी नाम रोशन होगा। मैं भी एक छोटे से गरीब फैमिली से हूँ। मैंने कुछ पैसे खर्च करके पढ़ाई नहीं की है। मैंने झड़पेचक में 10th किया है, आदिलाबाद से इंटर किया है, गवर्नमेंट कॉलेज डिग्री हैदराबाद से की है, उस्मानिया विश्वविद्यालय में मुझे गवर्नमेंट सीट आई है। उसके बाद मुझे पीएचडी में गवर्नमेंट सीट आई है और बीएड भी मैं गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के द्वारा ही कर चुका हूँ। अभी तक मैंने कोई पैसे खर्च नहीं किए इसके लिए। और यहाँ पर मिडिल क्लास की वजह से ही बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। आप तो अभी मेहनत कर रहे हैं, तो आपके बच्चों को अच्छा पढ़ाइए, यही मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। और सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम सर, क्योंकि मुझे ये मौका मिला आपसे मिलने का कई वर्षों के बाद। धन्यवाद सर। और नरेश भैया और गजानंद भैया को धन्यवाद, क्योंकि मुझे वो साइंस की जब साइंस फेयर बनाते थे उसकी याद आई। और उस समय आपने प्रथम प्राइज पाया था और निजामाबाद या कहीं पर गए थे आप, वहाँ पर से आपने प्राइज हासिल करके आए थे वहाँ से। धन्यवाद।